Hello everyone. Today's video is on a very famous poem, I Wandered Lonely as a Cloud. This poem was written by very famous poet William Wordsworth. वो दुनिया के सबसे महान पोएट्स में से एक रहे हैं और ये पोम आपको और भी नामों से मिल जाएगी। दूसरा नाम इसका है डैफोडिल्स। तो ये दोनों ही टाइटल्स से आपको पोएम मिलेगी। कहीं पर ये आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के नाम से दी हुई है और इसको ये फेमस है डैफोडिल्स के नाम से भी। ठीक है। और इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले इस पोम का बैकग्राउंड। इस पोम में आपको बताया गया है डैफोडिल्स के बारे में, जो कि एक लेक के किनारे पर बहुत सारे हज़ारों लाखों डैफोडिल्स के पौधे उगे हुए हैं और वो नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेस्मराइजिंग है कि वो पोएट के दिमाग पर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ गया। इतना गहरा कि पोएट ने इस नज़ारे के ऊपर, इस एक्सपीरियंस के ऊपर एक पोएम लिख दी। ये उस एक्सपीरियंस के बारे में है जब 1802 में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरथी के साथ कहीं पर विजिट करने गए थे अल्सवाटर इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर उन्होंने वो लेक के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा है। दूर दूर तक जहाँ उनकी नज़र जा रही है डैफोडिल्स उगे हुए हैं। डैफोडिल्स बहुत ही प्यारे खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और उनको फिर उन्होंने अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया है इस पोम में। और 1802 में ये घूम के आए हैं और 1804 में उन्होंने ये पोम लिखी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम नाउ। फर्स्ट स्टैंजा। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। पोएट जो है, स्पीकर जो है यहाँ पर, वो अकेले टहल रहे थे, एक वॉक ले रहे थे। जैसे एक क्लाउड होता है, घूमता रहता है वो अलग अलग नीचे उसके, चाहे हिल्स हों, चाहे लेक्स हों, चाहे ओशंस हों, मगर वो अकेला घूमता रहता है। ऐसे ही पोएट भी अकेले घूम रहे थे एक क्लाउड की तरह। और यहाँ पर वो सिमिली यूज़ किया गया है एज अ क्लाउड। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तब यूज़ होता है। तो यहाँ पर पोएट खुद को एक क्लाउड की तरह कंपेयर कर रहा है और कह रहा है जैसे क्लाउड अकेला घूमता है, ऐसे ही मैं भी अकेला टहल रहा था, घूम रहा था। और अचानक ही मेरी नज़र एक क्राउड पर गई। क्राउड जो है वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्राउड जो है एक तरह से पोएट ने पर्सोनिफिकेशन किया है यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स की तरह डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि क्राउड नॉर्मली लोगों की भीड़ होती है, मगर यहाँ पर क्राउड बोला जा रहा है फूलों की भीड़ को, डैफोडिल्स की भीड़ को। तो उसने इतने ढेर सारे फ्लावर्स देखे कि वो उसको क्राउड कह रहा है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के डैफोडिल्स उसको लग रहे हैं। बिसाइड द लेक मतलब लेक के किनारे, साथ साथ और वहाँ पर आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं और वो डैफोडिल्स क्या एक्शन कर रहे हैं, दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग यूज़ होता है वैसे पंखों के लिए, पंख फड़फड़ाना, लेकिन यहाँ पर डैफोडिल्स की पेटल्स के लिए यूज़ हुआ है। और डांसिंग भी पर्सोनिफिकेशन ही है, क्योंकि डांस फ्लावर्स के लिए यूज़ हुआ है। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स डांस करते हैं, बट यहाँ पर फ्लावर्स के लिए डांसिंग वर्ड यूज़ हुआ है। सेकेंड स्टैंजा। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब यहाँ पर दोबारा से जो पोएट है वो डैफोडिल्स को
स्टार्स से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे दूसरा सिमिली यूज हुआ है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, जहाँ पर जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं। तो गैलेक्सी क्या होती है, वो लाखों करोड़ों मतलब शायद अनकाउंटेबल स्टार्स से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। यहाँ पर डैफोडिल्स को भी मिल्की वे की तरह कहा गया है कि यहाँ पे अनकाउंटेबल डैफोडिल्स उगे हुए हैं, वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी मिल्की वे में स्टार्स चमकते हैं। तो ये भी एक सिमिली है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग क्या है, कभी ना खत्म होने वाली लाइन, मतलब जहां तक पोएट की नजरें जा रही हैं वहां तक उसको दूर दूर तक सिर्फ डैफोडिल्स ही नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। और वो उन कहाँ पर उगे हुए हैं, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। मार्जिन मीन्स किनारे पर। 10,000 आई सॉ आई। सॉ आई नहीं होता, वैसे आई सॉ होता है, लेकिन हम पोएम में जब भी लिखते हैं तो हम इतना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, हम थोड़ा सा अपने वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं। यही पोम की खूबसूरती होती है। यहाँ पर 10,000 की फिगर दी है बट एक्चुअली वो इनन्यूमरेबल है। इनन्यूमरेबल बहुत सारे अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल डैफोडिल्स हैं यहाँ पर जो टॉसिंग देयर हेड्स। अगेन पर्सोनिफिकेशन है, हेड्स टॉस कौन कर सकता है, ह्यूमंस। बट यहाँ पर डैफोडिल्स के लिए यूज हुआ है कि वो हिल रहे हैं, टॉस हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनके हिलने से जैसे कि वो खुशी के मारे झूम रहे हों, स्प्राइटली डांस कर रहे हों। नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. थर्ड पैराग्राफ में भी, थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि कैसे जो लहरें हैं उस बे की। बे क्या होती है, बे इज एक्चुअली एक पोर्शन होता है जो मेन सी से अलग हटके कट के आ गया हो, मतलब उसका एक इनवर्ड पोर्शन बे होता है। जैसे थोड़ा सा कर्व्ड एरिया होता है और वहाँ पर ओशन का या सी का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो बेसिकली एक स्मॉल सी बन जाती है। तो वहीं पर लहरें आ रही हैं, लेकिन उन लहरों का आना भी पोएट को इतना जॉयफुल नहीं लग रहा जितना वो डैफोडिल्स का डांस लग रहा है। उसको लग रहा है कि डैफोडिल्स जो है उन्होंने वेव्स की चलने को भी, लहरों के आने को भी पीछे छोड़ दिया और पोएट जो है वो बहुत खुशी से उनकी तरफ देख रहा है। ग्ली का मतलब होता है विद ग्रेट डिलाइट। इन सच अ जॉकेंड कंपनी। जॉकेंड कंपनी अगेन यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जॉकेंड का मीनिंग होता है चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड, बहुत ही मतलब प्रफुल्ल, उल्लास के साथ, खुशी के साथ, जो मतलब ऐसी कंपनी जो कि जैसे आप लोगों को अपने दोस्तों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत खुश रहते हैं। सो यहाँ पर डैफोडिल्स भी एक दूसरे के साथ, इतने ढेर सारे डैफोडिल्स हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है और पोएट को डैफोडिल्स की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तो डैफोडिल्स नॉन लिविंग तो नहीं है बट ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं है, बट उनको द पोएट उनकी कंपनी को बहुत जॉयफुल मान रहा है, बहुत अच्छा मान रहा है। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। वॉट वेल्थ वाली लाइन में आप देखिए दोनों ही वर्ड्स W से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं और ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जब लगातार वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हो। यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स W से शुरू हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन कहलाता है। इसके अलावा सेकेंड स्टैंजा में भी हमने देखा था गेज्ड एंड गेज्ड, वहाँ पर भी G 2 बार रिपीट हो रहा है गेज्ड में, वो भी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन नॉर्मली लेटर्स का होता है पर कभी कभी वर्ड्स का भी हो जाता है। वेल्थ, यहाँ पर वेल्थ का मतलब होता है दौलत, लेकिन यहाँ पर वेल्थ किसको कहा गया है, इस नज़ारे को, इन मेमोरीज को जो पोएट के दिमाग में बैठ गई हैं और पोएट सोच रहा है कि मेरे लिए ये जो नज़ारा है, ये जो डैफोडिल्स की ये जो साइट है वो इतनी
अच्छी और इतनी कीमती है। कीमती इसलिए है क्योंकि जो खुशी मुझे ये नज़ारा दे रहा है, जो इन फूलों को देखकर मुझे खुशी मिल रही है, वो किसी दौलत से कम नहीं है, क्योंकि ये खुशी मैं पैसों से नहीं खरीद सकता। तो इसलिए ये एक दौलत के ही बराबर है, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिल रही है, जॉय मिल रहा है इस नज़ारे को देखकर। लास्ट पैराग्राफ। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. यहाँ पर ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन ही। ऑफन को पुराने ज़माने की इंग्लिश में, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन इंग्लिश एक्चुअली, ऑफ्ट का मतलब भी ऑफन ही होता है। पहले की इंग्लिश में 1900s 1800s में हम इसको ऑफ्ट लिखा करते थे, बट दैट मीन्स सेम एज ऑफन। जब भी मैं, अब पोएट ये बता रहा है क्योंकि वो उसने 2 साल पुरानी यादों पर उसने ये पोएम लिखी है, तो वो कह रहा है कि मैं जब भी वेकेशन मूड में या पेंसिव मूड में होता हूँ। पेंसिव का मतलब होता है कि जब वो किसी ख्यालों में, डीप थॉट्स में खोया होता है, या वो किसी अकेला बैठा होता है, बस मूड उसका ऐसे ही वेकेशन का होता है, तब वो अब उन्हीं के बारे में सोचता है, डैफोडिल्स के बारे में सोचता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। फ्लैश अपॉन मतलब वो अचानक से मेरी आंखों के आगे वो नज़ारा आ जाता है, मेरे को वही सब याद आ जाता है, वो नज़ारा जो मैंने लेक के किनारे, उस बे के किनारे देखा था। इनवर्ड आई, इनवर्ड आई यहाँ पर किस लिए यूज़ हुआ है? इनवर्ड आई मतलब है उसकी वो मेमोरीज, वो स्वीट मेमोरीज, मीठी यादें उसकी जो हैं। और इनवर्ड आई एक्चुअली एक मेटाफर है। मेटाफर भी हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सिमिली में हम डायरेक्टली उनको कंपेयर करते हैं, मेटाफर में हम इनडायरेक्टली उनको कंपेयर करते हैं। इनवर्ड आई बोला गया है अंदर अब उसकी मेमोरीज को, लेकिन इनडायरेक्टली बोला गया है, इसलिए इसे मेटाफर कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब मैं अकेला बैठा होता हूँ और मैं अपने अकेलेपन को उन यादों से दूर कर लेता हूँ और अपना अकेलापन एक्चुअली इंजॉय करता हूँ उस नज़ारे को याद करके। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस मीन्स इट्स अ ब्लेसिंग, एक तरह से वरदान है उसके लिए। जब वो सॉलिट्यूड में होता है, अकेला होता है, तो वो उन यादों के सहारे अपना अकेलापन काटता है, और उसको अपना अकेलापन उस वक्त अच्छा लगता है, क्योंकि वो यादें उसको नेचर के करीब ले जाती हैं। जो एक इंसान का नेचर के साथ बॉन्ड है, रिश्ता है, वो उसे महसूस करता है, इसलिए वो उसे कह रहा है एंड देन माई हार्ट फिल्स विद प्लेजर। मेरा दिल खुशी से भर जाता है उसको याद करके। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और बिल्कुल जैसे उस वक्त डैफोडिल्स नाच रहे थे, वैसे ही मेरा मन भी खुश हो जाता है, मेरा दिल नाचने लगता है उन यादों को याद करके, उनके बारे में सोच के। और यही उसको लग रहा है कि जो डैफोडिल्स की यादें हैं वो उसके मन में डांस कर रही हैं, और एक तरह से वो उसके लिए ट्रेजर हैं। वो उसने उनको खजाने की तरह संभाल के अपने मन में रखा हुआ है, और उसको जब चाहे वो उस खजाने को यूज़ कर सकता है, उन यादों को सोच सकता है कभी भी। तो दैट्स ऑल। काफ़ी इजी पोएम है, लेकिन ये एक नेचर पोएम है। और विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही बड़े, या कहना चाहिए सबसे बड़े नेचर पोएट हैं, जिन्होंने नेचर को अपनी पोएम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और ये दिखाया है कि कैसे ह्यूमंस का बॉन्ड नेचर के साथ है और होना चाहिए, क्योंकि उससे, उसके बिना इंसान की खुशियाँ अधूरी हैं। देखिए इस शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है क्या इस पोम्स में हमने पढ़ा और क्या हमें सीखने को मिलता है। दिस पोएम इज अ नेचर पोएम। नेचर पोएट्री क्या होती है? इन नेचर पोएट्री द मेन थीम्स, आइडियाज, इमोशंस, सिचुएशंस और इमेजेस आर टेकन फ्रॉम नेचर। जो भी आइडिया लिया जाता है या जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो नेचर से ही लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें विजुअल इमेजेस दिखाई गई हैं, हमें हमारे सामने नहीं है वो,
नज़ारा, लेकिन पोएट ने इतनी खूबसूरती से पोएम में उन सबको डिस्क्राइब किया है कि हम खुद आंखें बंद कर कर उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं। The speaker is walking alone like a cloud near a lake. He is comparing daffodils to the Milky Way galaxy. It seems to go on without ending. They seem to be dancing in front of poet. Daffodils are more joyful than waves to the poet. The poet feels that the sight of thousands of daffodils will remain in his memory and he will cherish these memories in solitude. He feels that the memories are gift which he will cherish, he will keep safely in his heart. इसको संभाल के रखेगा उन यादों को. These memories fill speaker with joy as his mind dances with the daffodils. काफ़ी इजी पोएम है. आई होप आप सबको समझ आ गई होगी. और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. And yes, like I always say, thanks for watching my videos and sending me requests. आप requests भेजते रहिए ताकि मैं videos बनाती रहूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी requests पर videos बनाना. So thanks for watching and take care. Bye.